तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो आप? उड़ान बैच के सेकंड मॉड्यूल में आपका हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी पीडीएफ बहुत सारी स्टूडेंट्स को हिंदी पीडीएफ की जरूरत है, उसके बारे में मैं क्लास की स्टार्टिंग में बात करने वाला हूं। निश्चिंत रहो। तो जितने भी बच्चे हिंदी पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं, अभी आपका जो भी डाउट है वो दूर हो जाएगा। कैसे हैं सर? मैं एकदम अच्छा हूं। आ जाओ सभी, फटाफट से करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और आपसे जो बात करनी है वो भी करते हैं। एक हिंदी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है डीआई की, बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूं डीआई को लेके। सर मिनी टॉक सेमिनार, हाँ जी, उसके बारे में मैं अपडेट देता हूं। सर कल क्लास नहीं थी क्या? हाँ जी, बिल्कुल नहीं थी कल क्लास। ये जो क्लास है आपकी बिल्कुल मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए सेट की गई है कि आपका होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट हो, आप अच्छे से आपको टाइम मिले होमवर्क कंप्लीट करने का। तो बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ डीआईज में प्रोवाइड कर सकता हूं हिंदी में, ठीक है? हिंदी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ डीआईज आपको मिल जाएंगी, मैं प्रोवाइड कर भी दूंगा। बट एक डीआई एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, डीआई एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपको रोजाना 5 से लेकर 10 डीआई, जिसका एवरेज बनेगा 8 डीआई का रोजाना। और ऐसी आने वाली 3 से 4 महीनों तक आपने बनाना है। अगर मैं फर्ज करके लेके चलूं 4 महीनों तक आप बनाओगे तो 120 दिनों तक, तो ये जाके पहुंचेगा 960 डीआईज। आपको हिंदी लैंग्वेज में 50 से 60 डीआईज तो मिल सकती हैं, बट 960 डीआईज नहीं मिल सकती हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है? तो एक डीआई ही एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर मैं आप सबको ये बोलूंगा कि अगर आप खुद को बढ़िया बनाना चाहते हो डीआई के सेक्शन में, तो डीआई के सेक्शन में लैंग्वेज के पीछे मत भागो कि मुझे हिंदी मीडियम डीआई ही प्रैक्टिस करनी है। आप इंग्लिश मीडियम में कर लो, क्या दिक्कत है? इतनी कोई टफ लैंग्वेज थोड़ी ना होती है इंग्लिश में कि आपको मतलब ये हो जाएगा मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूं तो मैं हिंदी में करूंगा। इंग्लिश का सेक्शन तो करोगे ना आपके पेपर में जो आएगा या मेंस में जो आएगा, उसका भी इंग्लिश सेक्शन तो करोगे ना। तो इतना क्या भागना? एक डीआई में छोटी छोटी 2-2 3-3 लाइन होती है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम रख ही सकते हैं। अब क्यों रखनी है इसका कारण मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हिंदी में बड़ा लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है। पर अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको हर किसी वेबसाइट पर कई सारी हंड्रेड्स ऑफ डीआईज मिल जाएंगी। तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट आपका होगा आपके पास रेडी। तो इसलिए पुराने जो बैचेस वाले हैं उनमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने यहाँ पे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डीआई तो इंग्लिश में ही बनाई है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश के लिए जाइए। क्लास में बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है? क्लास में बाइलिंगुअल रहेगी। सर एसबीआई कितने बच्चों का हुआ? आपको नाम ही बता देता हूँ। एसबीआई तो बहुत मजेदार, मतलब जो रिजल्ट आया मजा आ गया। तो एसबीआई शोहेब, सपना, हिमांशु, जेसिका, नेहा, हर्षिता, अक्षय, साक्षी, प्रीति ने अलॉटमेंट लेटर सेंड कर दिया मुझे। कोमलप्रीत, मयंक, दामिनी, श्वेता, रितिका, जयंत सेठी हो गया उनका आईबीएस भी हुआ था, एसबीआई भी हो गया। अभिनव पूर्वे, निकिता अहलूवालिया, सुमित, दूसरा सुमित, छवि, शुभम द्विवेदी, मैंडी, मयंक कुमार, शैलेश। एज ऑफ नाउ इतने बच्चों ने मैसेज किया। और इन सबसे हटके काफी सारे और बच्चे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हुए हैं और जिन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ, क्योंकि हर एक बच्चे को पता नहीं है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कैसे करना होता है, ठीक है? तो सभी को बधाई। बच्चे कह रहे हैं अजहर का कैसा हुआ? अजहर ने तो आईबीएस पीओ मींस दिया हुआ है ना, एसबीआई पीओ मींस का दिया हुआ उसने, ठीक है? तो इसी वजह से काफी बच्चे नहीं पहुंच पाते मुझ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सॉलिड तरीका स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आप बच्चे पहुंच पाओ मुझ तक। देखता हूं मैं कोई बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्ट हुआ है, जो सिलेक्ट हुए हैं, जो अच्छे से आगे बढ़े हैं। और ऐसे ही रितिका का भी हुआ, रितिका का हो गया, जिनका कल मैंने इंटरव्यू स्टोरी डाली थी उनका भी हो गया, ठीक है? रक्षा का तो आरआरबी हो चुका है ना, आरआरबी भी हो चुका है, आईबीपीएस का उनका एसबीआई का कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास, उसका तो आरआरबी भी हो चुका है उनका। आप जूम कॉल की बारी है, जूम कॉल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बस अब उनके सिलेक्शन की बातें करते रहोगे, खुद का भी करना है, पढ़ लो, पढ़ाई करते हैं। हम सीधा शुरुआत करते हैं आज की। हम बहुत ही मतलब आज की डीआईज बहुत ही खास होने वाली है, बढ़िया वाली, और ऐसी ही होंगी हमारे पूरे के पूरे इस कोर्स में। मॉड्यूल नंबर 2, ठीक है बच्चों? तो आपका समय शुरू होता है पहली डीआई के लिए। कोशिश करो जो तरीका आपको समझाया उसी तरीके से बनाने की, जिस तरीके से आपको बताया उसी तरीके से शुरू करो। फर्स्ट आपकी डीआई है, ये आपके सामने है, जल्दी से बनाएंगे सारे के सारे बच्चे। बनाओ। जो बच्चे कह रहे हैं पोल देना, बच्चे पोल नहीं होता प्लस क्लासेस में, अपना पढ़ाई करो। पोल में दे सकता हूं फीचर, बट यहाँ पे कोई हमने प्रैक्टिस थोड़ी ना कर रहे हैं, हम डिटेल में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है? तो पोल वगैरह से प्रैक्टिस के लिए अच्छे लगते हैं, ठीक है? अभी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो रही है बच्चों, तो ये खेलने वाली चीजें नहीं करनी है, यहाँ पे पढ़ाई करनी है अच्छे से डिटेल में। बनाओ फटाफट बनाओ। कितने बच्चों ने कर लिया? कितने बच्चों को और टाइम चाहिए? गिविंग यू 30 मोर सेकंड्स, जो कि लॉजिकली ठीक है, उसके अलावा कुछ भी ज्यादा इसके लिए जल्दी से बनाओ।
देखो जी, इनफ 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 हमने टाइम दे दिया आपको क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले काम क्या करेंगे आपके सामने कि दो कॉलेजेस का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। एक कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, और हर एक कॉलेज से जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया 3 अलग-अलग गेम्स में किया, और वो गेम्स हैं क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल फ्रॉम कॉलेज इज 90। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज से पार्टिसिपेट किया, डायरेक्ट स्टेटमेंट है 90, डेटा आपको दिया गया यहाँ पे। सबसे पहला काम हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अपना प्रीरिक्विजिट रेडी कर लेते हैं कि हमें पता है कि एक तो कॉलेज ए है, एक कॉलेज बी है, और जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, एक तो क्रिकेट है स्पोर्ट्स, दूसरी तरफ फुटबॉल है एंड बास्केटबॉल है। आपने शॉर्ट में लिखना है इसको CFB लिखना होता है आपको ये टाइम एग्जामिनेशन में जब आपके सामने आता है तो आपको CFB लिखना होता है शॉर्ट में बस, ठीक है। सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे एक चीज को, और कैसे कैसे बनाना देखेंगे सारे के सारे बच्चे। देखिए, सबसे पहला काम है आपने पूरी की पूरी डीआई को ढंग से पढ़ना है कि क्या दिया गया, कैसे कैसे दिया गया। सबसे पहला काम हमने देखा अभी 2 कॉलेजेस हैं, 3 स्पोर्ट्स हैं, इसका जिक्र है। उसके बाद आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है, फुटबॉल खेलने वाले कॉलेज ए के कितने हैं, कॉलेज ए के फुटबॉल खेलने वाले बच्चे 90 हैं, तो यहाँ 90 लिख दिया आपने। फिर कह रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया, बी से मतलब क्रिकेट बी की बात हो रही है, वो 45 ज्यादा है उन बास्केटबॉल वालों से जो ए में है, मतलब इसमें और इसमें रिलेशन दिया हुआ है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। रेशियो दी हुई है क्रिकेट ए की और बी की, कॉलेज ए और कॉलेज बी की क्रिकेट की रेशियो दी हुई है 6:5 है, ठीक है। एक की वैल्यू पता चली, हमें दूसरे की वैल्यू पता लग जाएगी। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फुटबॉल और बास्केटबॉल खेला है कॉलेज ए से वो 75 है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों की वैल्यू आपको दी गई है, इन दोनों का एवरेज आपको दिया गया, ये दोनों लिंक्ड है आपस में, ये भी लिंक्ड है, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आप बढ़ोगे तो क्या एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन ईच ऑफ द गिवन गेम्स फ्रॉम कॉलेज बी इज 91। ओके, तो अगर आप देखोगे कॉलेज बी की बात हो रही है, टोटल इनका सम दिया गया कि 91 सम है, सॉरी इन तीनों का एवरेज 91 है। 91 का 3 गुना कर देंगे तो सम मिल जाएगा हमें, तो 91 का आप 3 गुना कर दो तो 273 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल फ्रॉम कॉलेज बी के बास्केटबॉल वालों की जिक्र भी किया जा रहा है यहाँ पे कि कॉलेज बी के जो बास्केटबॉल वाले हैं वो 94 है, ठीक है। अब ये सारी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, इसके बाद जो है वो रेशियो है, ठीक है, इसके बाद जो है वो रेशियो है। अब यहां तक तो ठीक है बच्चों। अब एक ही रेशियो का रिलेशन कितने दिए गए, रेशियो का रिलेशन तो एक ही दिया गया आपको, क्या रिलेशन भाई ये 6:5, तो मैंने इसको 6 यूनिट ले लिया, इसको 5 यूनिट ले लिया। अब जरा पहली लाइन की तरफ मूव, स्टार्टिंग में आपको बोला जाता है क्रिकेट कॉलेज भी मतलब ये कह रहे ये जो 5 यूनिट है ना, ये 45 ज्यादा है, जो बच्चे दिए हैं 45 ज्यादा है उन स्टूडेंट से जो बास्केटबॉल खेलते हैं ए से, तो बास्केटबॉल खेलते हैं उससे 45 ज्यादा, तो ये वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट माइनस 45 होगी। और उसके बाद अगर आप इस वाले पे आ जाते हो, ये क्या कह रहा है, फुटबॉल बास्केटबॉल कॉलेज ए, अगर आप देखते हो फुटबॉल बास्केटबॉल कॉलेज ए, इन दोनों का जिक्र किया जा रहा है। अगर आप कॉलेज ए में देखते हो, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल फ्रॉम कॉलेज इज 75, तो इन दोनों का एवरेज फुटबॉल और बास्केटबॉल का एवरेज जो है वो 75 है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों का एवरेज अगर 75 है बच्चों, तो 75 से ये 15 ज्यादा है, तो ये वैल्यू 75 से 15 कम होगी, यानी कि 60 होगी। ये वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। अगर ये 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21, और 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, 21 यहाँ पे 21 और ये यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई किया आपने, 126 आ जाएगी वैल्यू। तो इधर 126 है, इधर 105 है, इधर 60 है वैल्यू, 105 और 94 का सम करके इसमें से घटा दो, ये होता है 199 इसमें से घटाया ये वैल्यू आ गई 74, तो सारी की सारी वैल्यू आ गई आपके पास। क्या निकाल लिया था, बताओ क्या निकाल लिया था, जल्दी से बताओ। काफी बच्चे कहने से हमें समझ नहीं आया, एक बार फोकस के साथ दोबारा सीख जाओ, फिर समझ में आ जाएगा। कोई रिपीटेशन कर रहा हूं मैं, सारे के सारे बच्चे दोबारा सीखेंगे, बिल्कुल कोई रिपीट कर रहा हूं मैं, सारे के सारे बच्चे दोबारा सीखेंगे। हमें पता है कि हमें जो डायरेक्ट डेटा दिया गया वो क्या दिया गया, ये जो मैंने लिखा हुआ मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, ये सारा सवाल में हमें ऑलरेडी दिया गया, ठीक है। ये डेटा ऑलरेडी सीधा सीधा डेटा मतलब डायरेक्टली ये लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे सेक्शन में, जो मैंने डायरेक्टली नोट डाउन कर दिया इसके अंदर। फिर जरा 75 वाली लाइन पे अगर आप आते हैं तो ये क्या है, कॉलेज ए के फुटबॉल बास्केटबॉल का एवरेज है, कॉलेज ए के फुटबॉल बास्केटबॉल का एवरेज है। मतलब मान लो इधर वैल्यू आती है x, तो 90 प्लस x बाय 2 है ये 75, मतलब 90 प्लस x इज इक्वल टू 75 इंटू 2 यानी कि 150, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। बाकी x लिखने की जरूरत नहीं थी कि x की यहाँ पे x आएगा, एक सिंपल सी बात है, एक नंबर है 90, एक कोई और नंबर है, उन दोनों का एवरेज है 75, तो ये जो एवरेज होगा वो उन दोनों नंबर्स के बीचों बीच आएगा। अगर ये 75 से 15 ज्यादा है तो दूसरा नंबर 75 से 15 कम होगा, यानी कि 60 होगा, x मानने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो जो भी दोनों तरीकों से, जो भी जिस तरीके से भी आपको समझ आया, आपने बनाना दूसरे तरीके से था, तो उस हिसाब से हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 60 बड़े आराम से। अब जरा ये 45 वाली लाइन बढ़ो, ये कह रहा है कि जो बी क्रिकेट वाले हैं, मतलब ये वाले जो हैं वो 45 ज्यादा है ए बास्केटबॉल वालों से, ए बास्केटबॉल वाले 60 है, इससे 45 ज्यादा मतलब ये कितने हो गए, 60 प्लस 45 यानी कि 105। और उसके बाद अगर आप ये देखोगे, कहते हैं कॉलेज ए और बी के क्रिकेट वालों की रेशियो 6:5 है, तो 6 और 5 की रेशियो है। अब 5 यूनिट की वैल्यू अगर 105 हुई तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 होगी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 21 यानी कि 126 हो जाएगी। ये भी सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है ये भी। अब अगर आप जानते हो कि इन तीनों का जो सम है वो है 273, आपने 105 में 94 जोड़ा 199 आ गया, आया कि नहीं आया, 199 आपने 273 में से घटाया आपको 74 मिल जाएगा, क्योंकि सम ये है आपके सामने। तो इस तरीके से बड़े सिंपल अंदाज से हम ये बना सकते थे कि नहीं बना सकते, एक बार सारे बच्चे बता दो एक साथ। बहुत बढ़िया, डॉट्स को कनेक्ट करना, और यही लेवल है। तो कई बच्चों को लग सकता है कि सर इजी है, बट यही लेवल है। अगर आप आपके प्रीवियस ईयर डीआईज देखते हो जो आपके पेपर में आ चुकी हैं, तो पहली बात तो पीओ पेपर में डीआई देखने को मिलती है, केसेट वाली खासकर क्लर्क में बहुत रेयर आती है, बहुत छोटी-छोटी लाइन आती है, इसकी आप लगा लो 70% लेंथ की डीआई आती है आपके अगर क्लर्क में आई भी तो, ठीक है। नहीं तो मेजर आपको पीओ में देखने को मिलती है, पीओ के साथ ये बहुत ही परफेक्ट और उम्दा लेवल है, ठीक है। यही लेवल आता है आपके पेपर में, इसी तरह से डॉट्स कनेक्ट करनी होती है, ठीक है। अब ये हो गया, इसके ऊपर 20 सवाल कितने सिंपल होते हैं, ये निकाल लिया आपने। उसके बाद सवाल कितने सिंपल है, कह रहे ए बास्केटबॉल वाले कितने हैं, भैया ए बास्केटबॉल वाले तो 60 है, तो डायरेक्टली 60 मार्क करूंगा मैं इसमें से, ठीक है। 42 ये बताओगे फटाफट से, जल्दी से बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी। पहले मैं पूरे क्वेश्चन छोड़ देता हूं केस लेट के, मैं थोड़े सिलेक्टिव करा रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे ना, मैं भी छोड़ देता हूं, बच्चे भी छोड़ देते हैं क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए। देखो यार 42.84% का क्या मतलब होता है, ये जो नंबर होता है ये 14.28% का 3 गुना होता है, यानी कि 1/7 का 3 गुना होता है, मतलब 3/7 होता है। तो कह रहा है कि बी क्रिकेट खेलने वाले जो हैं उसमें 3/7 मेल है, तो बताओ जरा मेल फीमेल का डिफरेंस क्या है बी क्रिकेट वालों में से। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर टोटल है 7 तो उसमें से 3 मेल है, तो बाकी 4 फीमेल होंगे,
तो डिफरेंस कितना हुआ 3 और 4 का? 1 यूनिट। मतलब अपने पास 7 यूनिट की वैल्यू, आपने 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अच्छा, कॉलेज बी के क्रिकेट वाले कितने हैं? कॉलेज बी के क्रिकेट वाले हैं 105। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 105 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 हो गई। 15 आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आ जाएगा ना? ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है। ये बताओ जल्दी से। आसानी है भी। कह रहे हैं बी फुटबॉल वाले जो हैं, बी फुटबॉल, कॉलेज बी से फुटबॉल वाले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 74 है। तो कॉलेज बी से फुटबॉल वाले हैं 74। कहते हैं कॉलेज सी से जो क्रिकेट वाले हैं ना वो 74 से 49 ज्यादा है। तो आपको ये बताना है क्रिकेट कॉलेज सी वाले कितने हैं, तो वो 123 हो गए। 74 में 49 जोड़ दिया, 110 प्लस 13 यानी कि 123। समझ गए? सिंपल था ये तो। चलो अभी हम रीड करते हैं हाउ टू रीड रडार। ऑब्वियसली सिंपल तो होती हैं यार, इजी तो होती हैं। केसलेट के क्वेश्चन कब से मुश्किल आने लगे? केसलेट को सॉल्व करना होता है टास्क, क्वेश्चन तो उसमें कुछ भी नहीं होते। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं रडार की तरफ। रडार ग्राफ बच्चों, रडार ग्राफ आपके पेन में नहीं आता, बट हाँ इसको रीड करना आना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं होता है। ठीक है, कैसे करते हैं? आप भी सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहला रूल है रडार को रीड करने का कि आप पहले आप बेसिक चीजें सीखो, फिर हम रूल की तरफ आएंगे। बेसिक चीजें क्या होती हैं, इनकी टर्म्स देखो क्या होती हैं। ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये देखो, ये जो बना हुआ पूरा का पूरा पेंटागन दिख रहा है। ये पेंटागन भी हो सकता है, ये हेक्सागन भी हो सकता है, ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यूजुअली आपको पेंटागन देखने को मिलता है। 5 वैल्यूज के सवाल थोड़े ज्यादा आते हैं। तो ये आप पेंटागन जो देख रहे हो, इसको जो कहा जाता है, ये जो पेंटागन बने हुए हैं, 1 बना हुआ है, 2 बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं, 5 बने हुए हैं, 6 बने हुए हैं, ये सारे के सारे आप, ये एक्सेस हैं आपके सारे के सारे, इनके ऊपर डेटा लिखा जाता है। हर एक लाइन का मतलब एक डेटा है। जैसे बार वाली लाइन जो है ना, ये बार वाला जो पेंटागन है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है 80%। ये 80% है। ये वाला जो पेंटागन है ना, ये सेकंड वाला पेंटागन जो है, इसका मतलब है 70%। ये वाला जो पेंटागन है इसका मतलब है 60%। ये वाला जो पेंटागन है इसका मतलब है 50%। ये वाला जो पेंटागन है इसका मतलब है 40%। ये वाला जो पेंटागन है इसका मतलब है 30%। और अंदर जो जीरो वैल्यू है ना, जो डॉट आपको दिखाई नहीं दे रही, उसका मतलब है 20%। ठीक है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, अंदर से शुरू करते हैं, अंदर से शुरू करते हैं, इसको मान लेते हैं 20%, जो कि गलत है। हमेशा ये रूल है आपका, जब भी आप रडार सॉल्व करोगे, ये रूल है, आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, आउटवर्ड से इनवर्ड जाओगे, आप टुवर्ड्स ऐसे ऐसे चलना है अंदर की तरफ। पहले बार वाली वैल्यू देखो, बार वाली वैल्यू 80 है, ये वाली वैल्यू 70 है, ये वाली वैल्यू 60 है, ये वाली वैल्यू 50 है, ये वाली वैल्यू 40 है, ये वाली वैल्यू 30 है, और अंदर वाली वैल्यू जीरो वैल्यू जो होगी, इसकी डॉट वैल्यू जो होगी, इसकी मिडिल वैल्यू जो होगी, उसकी वो 20 है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद आपको एक लाइन दिख रही होगी, ब्लू कलर की लाइन घूम रही है इसके अंदर, इसको बोला जाता है डेटा लाइन। ये डेटा लाइन है। अब ये डेटा लाइन इन पेंटागन्स को जहां जहां इंटरसेक्ट करती है वो उसी की वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आप देखो, सबसे पहले अगर मैं पीएनबी की बात करूं, पीएनबी पे डेटा लाइन यहां काट रही है, आप रेड कलर में ये देखो, इसको यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये कौन सी वाली है? ये 30% है, ये 30% है। तो पीएनबी की वैल्यू कितनी होगी? मतलब मैं कह सकता हूं कि पीएनबी की वैल्यू है यहाँ पे 30%। अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई की जो वैल्यू आप देख रहे हो 40 और 50 के बीच में काट रही है। देखो ये वैल्यू हो गई, ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 50 और ये वैल्यू हो गई 60, तो ये 50 60 के बीच में काट रही है वैल्यू। अगर ये 50 60 के बीच में काट रही है वैल्यू, 50 60 के बीच में मतलब 55, तो एसबीआई की वैल्यू होगी 55%। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे, ये क्या है? 70% है। ये देखोगे ना, सेकंड वाला पेंटागन तो ये 70% है, तो यहाँ कैनरा बैंक की वैल्यू होगी 70। यूनियन बैंक में अगर मूव करते हो, यूनियन बैंक का डेटा ये, जो अगर आप देखोगे 30 40 के बीच में है, 30 40 के बीच में ये वैल्यू 30 40 के बीच में देख पा रहे हो आप, तो ये 35% हो गई वैल्यू यूनियन बैंक की। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हो तो ये लास्ट वाली पीक वैल्यू यानी कि 80% है, 80% है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से। सर यूनियन बैंक ना 25% है। एक बच्चा कह रहा है यूनियन बैंक 25% है। मैं कह रहा हूं आपने स्टार्टिंग में मेरी बात ही नहीं सुनी। बच्चों ये अंदर वाली जो डॉट है ना, इसका मतलब है 20%। अंदर वाली डॉट का मतलब 20% है। ठीक है, ये जो है, ये जो सबसे अंदर वाला पेंटागन आप देख पा रहे हो, इसको 30% बोलेंगे हम। ये 40% है, तो 30 और 40% के बीच में होगा 35%, ना कि 25%। सर पहले से ही लिख लिया एग्जामिनेशन में? हाँ जी, लिख लिया करो पहले से, पहले से ही लिख लिया करो एग्जामिनेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी भी लिखना चाहते हो अभी भी लिख लो, 30 55 70 35 80। ठीक है, अभी बच्चा कह रहा है एसबीआई का नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूं फिर। एसबीआई की देख रहे हो, ये वाली लाइन आ रही है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये 60% है, ये 60% वाली लाइन है ना, और ये 50% वाली लाइन है, तो ये 50 60 के बीच में एसबीआई, 50 60 के बीच में एसबीआई। अगर 50 60 के बीच में तो 55 होगा ना। क्लियर है कि नहीं भाई? क्लियर करके भेजूंगा मैं आगे, क्लियर करके भेजूंगा मैं, निश्चिंत रहो। तुमने नोट डाउन करना कर लो, क्योंकि मैं तो कर रहा हूं, जो चीज करने वाली है वो करेंगे, सारे के सारे नोट डाउन। मैं बार बार पीछे नहीं करूंगा, जरूरत भी नहीं, छोड़ो। जिसको अगर लग रहा है कर लो, बाकी तो देख के भी पता लग रहा है क्या होगा। चलो, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये डीआई बहुत प्यारी है, एक बार रीड करो। ये डीआई बहुत प्यारी है, एक बार रीड करो। सर पीएनबी का नहीं बताया आपने, पीएनबी तो 30% पे काट रहा है, ये देखो 30% पे काट रहा है, अंदर जीरो वैल्यू 20% है, ये 30% पे काट रहा है पीएनबी। रीड करो, रीड तो कर लिया होगा आपने। तो क्या हुआ है, ये 5 बैंक का जिक्र किया जा रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन 5 बैंकों में हुआ है इंटरव्यू का एग्जामिनेशन, इंटरव्यू हुआ है यहाँ पे, और ये इंटरव्यू हुआ है प्रमोशन के लिए। अब जितने लोग इंटरव्यू में बैठे स्केल 2 स्केल 3 पे प्रमोट होने के लिए, उसमें से कितने प्रतिशत प्रमोट हो चुके हैं? अब यहाँ पे 30% प्रमोट हो चुके हैं, उसमें से कितने प्रतिशत एम्प्लॉयज प्रमोट हो चुके हैं? 30% पीएनबी में, 55% एसबीआई में, 70% कैनरा बैंक में, 35% यूनियन बैंक में, और 80% बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रमोट हो चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कितने प्रतिशत प्रमोट हो चुके हैं उसका डेटा आपको दिया हुआ है। पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से बनाओ। सिंपल सवाल है यार,
अगर आप देखो कर लिया होगा आप सबने, एक बार सब रुक जाओ, फिर नहीं किया तो क्योंकि इससे ज्यादा समय इसको देना नहीं चाहिए। कह रहे हैं जितने लोग अपीयर हुए इंटरव्यू में पीएनबी में वो 290 थे, 290 लोग अपीयर हुए थे इंटरव्यू में। उसमें से आप जानते हो कि 30% लोग तो प्रमोट हो गए हैं। 29 का 3 गुना क्या होता है? 87। 87 लोग तो प्रमोट हो चुके हैं और बाकी बचे हुए 203 लोग प्रमोट नहीं हुए हैं। इतने लोग तो प्रमोट हो चुके हैं, इतने लोग प्रमोट नहीं हुए हैं। अब जितने लोग प्रमोट नहीं हुए हैं उसमें से 187 महिलाएं हैं। 203 में से 187 घटा दोगे तो बच गए 16 मेल होंगे। तो हमने बताना मेल्स कितने हैं, 16 है। अति सरल सवाल था, प्री लेवल का परफेक्ट लेवल का सवाल था। क्या देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कुछ देखो दोबारा से, फिर आगे बढ़ते हैं। पीएनबी में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 290 है। पीएनबी में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या में 100, यार ये नहीं वर्ड यूज नहीं किया हुआ यहाँ पे। पदोन्नत नहीं किए गए कर्मचारियों की संख्या में 187 महिला कर्मचारी हैं। ठीक है, जो पीएनबी में जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है ऐसे कर्मचारियों की संख्या में 187 महिला कर्मचारी हैं। तो पुरुष कर्मचारी कितने होंगे? तो आपने देखा भाई टोटल 290 है यार, टोटल 290 आपको दिया, उसका 30% प्रमोट हो गया, मतलब 87 प्रमोट हो गए, तो 203 प्रमोट नहीं हुए। 203 में अगर 187 फीमेल है तो बाकी 16 मेल होंगे। 16 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल। देखिए कहा जा रहा है कि ऐसे एम्प्लॉयज जो प्रमोट हो गए हैं कैनरा बैंक में और यूनियन बैंक में वो इतने हैं, तो आपने डिफरेंस बताना है उनमें जो अपीयर हुए इंटरव्यू में दोनों बैंक्स में। अगर मैं कैनरा बैंक की बात करूं बच्चों, कैनरा बैंक का डेटा अपने पास है कि 70% प्रमोट हो चुके हैं। 70% मतलब 7/10। अगर 7/10 की वैल्यू है 399, तो क्या हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं? मतलब एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 7 का 5 गुना 35 और 7 का 7 गुना 49, ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 570। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 570। तो ये इधर कुछ इस तरीके की वैल्यू है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुल मिलाकर यूनियन बैंक में 35% लोग प्रमोट हुए हैं। 35% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? आप सभी जानते हो 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो 35% उसका 7 गुना है, तो उसकी वैल्यू होगी 7/20। तो हम जानते हैं कि दूसरी तरफ अगर हम दूसरे सिचुएशन में लेके जाएं, यानी कि हम बात करें यूनियन बैंक की, तो 7/20 की वैल्यू आपको दी जा रही है 1015 है। ठीक है, तो आपने 7 से इसको कैंसिल किया, 7 का 1 गुना 7, 7 का 4 गुना 28, 7 का 5 गुना 35। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2900 2900 आ जाएगी वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2900। तो यहाँ पे यूनियन बैंक में कुल 2900 लोगों ने इंटरव्यू दिया और कैनरा बैंक में कुल 570 लोगों ने इंटरव्यू दिया। तो 2900 में से 570 आपने घटाना है, 2900 में से 600 घटा के 30 जोड़ दो। 2900 में से 600 घटाया 300 आया, 30 जोड़ा 2330 आपका आंसर आ गया। यही डिफरेंस है। अब कई बच्चे कहते हैं सर 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकाली? बच्चों जहां पे 7/10 डिनोट कर रहा है 70% को, जहां पे आपका 7/20 डिनोट कर रहा है 35% को, तो वहां पे 1 यूनिट डिनोट करेगा 100% को। तो हमने इसी वजह से, इसी कारणवश हमने 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि टोटल लोग जो इंटरव्यू देने आए, यहाँ पे टोटल लोग जो इंटरव्यू देने आए वो निकाले, ताकि 100% की वैल्यू हमारे सामने आ सके। क्या सभी को समझ में आ गया कैसे बनाना है? और गलती समझ में आ गई है? बेसिकली घूम फिर के बात हो जाती है अपना अप्रोच अच्छा करना। ठीक है, अपना अप्रोच अच्छा करना, ये घूम फिर के बात हो जाती है। सर कोई और तरीका है इससे बेहतर आपके पास है तो बता दीजिए, हम उससे बना लेंगे। है आपके पास इससे बेहतर तरीका? बात कोई और तरीका होने की नहीं है, बात है इससे बेहतर तरीका होने की। सवाल बनाने के कई तरीके होते हैं, इससे बेटर है, बनाएंगे हम। सबसे पहली चीज, कई बच्चे कह रहे हैं 70% कहां से आया? बच्चों आप क्लास में लेट आए हो, अगली डीआई से आपको शुरुआत करनी चाहिए। क्लास में लेट आना बिल्कुल मना है। ठीक है, ये डीआई आपके हाथ से निकल चुकी है क्योंकि आप लेट आए हो। डीआई का यही होता है, अब डीआई की क्लास में लेट आओगे मतलब वो डीआई मिस कर चुके हो, आप अगली डीआई से शुरू करना पड़ेगा। तो प्लीज ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी। इधर आपको डेटा दिया गया है कि कितने लोगों ने अप्लाई, जितने लोगों ने किया उसमें से कितने प्रतिशत प्रमोट हो गए, प्रमोशन कितना हो गया वो आपको दिया गया। तो यहाँ वैल्यू 70% है और यहाँ वैल्यू 35% है, ये मैं निकाल के दिखा चुका हूँ। 70% की फ्रैक्शन होती है 70/100, यानी कि 7/10, या फिर 70% 7 गुना होता है 10% का। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 7/10, तो मतलब 7/10 की वैल्यू आपको दी हुई है 399। 7/10 की वैल्यू आपको दी हुई है 399। 7/10 की वैल्यू अगर 399 है तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 50, 1/10 की वैल्यू से काट दिया, 1/10 की वैल्यू होगी 57, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 570। मतलब टोटल लोग जिन्होंने कैनरा बैंक में अप्लाई किया वो 570 इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, 570 है। दूसरी तरफ बात हो रही है 35% की, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 35% की फ्रैक्शन होगी उसका 7 गुना, 5 का 7 गुना होता है 35, तो 1/20 का 7 गुना हो गई। तो 7/20 लोग प्रमोट हुए, पर ये तो कह रहा है कि 1015 लोग प्रमोट हुए, तो 7 से काटा, एक यूनिट की वैल्यू है 145, 20 से मल्टीप्लाई किया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2900। यूनियन बैंक में कुल मिला के 2900 लोगों ने अप्लाई किया था। कैनरा बैंक में कुल मिला के 570 लोगों ने अप्लाई किया था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस उन्होंने पूछा है। तो 2900 में से 570 घटाना है आपने, आप ऐसे करो 2900 में से 600 घटा के 30 जोड़ दो, तो 600 घटाया 2300 आ गया, 30 जोड़ दिया 2330 आपका आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल बनाएंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ, रुकना नहीं है हमने।
आंसर क्या निकाला है मुझे समझ नहीं आ रही इसके अंदर बच्चों ने, मतलब आंसर कैसे निकाल लिया तुमने इसमें? उसने बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा दिया आपको 518 और डिफरेंस पूछा है टोटल बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक का, तुम निकाल कैसे सकते हो? इसका आंसर है नन ऑफ दीस, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यूनियन का तो उसने डेटा ही नहीं दिया, तुम आंसर निकाल के बैठे हो यार। चल प्रीवियस वैल्यू उठा ली, कौन सी प्रीवियस वैल्यू उठा ली? क्यों भाई, उसने क्या जरूर उसने कहा यूज कर सकते हो तुम वैल्यू, ऐसे कैसे यूज कर रहे हो? प्रीवियस वैल्यू कैसे उठा सकते हो तुम? ये कहां लिखा हुआ है? अगला सवाल बनाओ। इसमें तो ऑब्वियसली मेरी बात सुनो, उसने बोला कि जो प्रमोट नहीं हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, बताया उसने, आपने उठाया बैंक ऑफ बड़ौदा के टोटल की वैल्यू का पता लग जाएगा, ठीक है। उसने पूछ लिया आपसे डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल अपीयर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक, ठीक है। अगर वो मेंशन करता यूज द वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, तो हम उठा सकते हैं। चलो अब मैंने इस बार ब्रैकेट में डाल दिया कि पिछले सवाल की वैल्यू का इस्तेमाल करके बताओ, अब क्या आंसर होगा बताओ, अब क्या आंसर होगा बताओ। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। चलिए अब अपने को बताया पिछले वाले में हमने यूनियन बैंक की वैल्यू निकाली थी, कितने लोगों ने अप्लाई किया था। यूनियन बैंक की क्या वैल्यू निकाली थी हमने कि 2900 लोगों ने अप्लाई किया था, ये वैल्यू निकाली थी ना हमने पिछले सवाल में। तो यूनियन बैंक की वैल्यू है अपने पास 2900। इस बार इसने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा में जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने देखा 80% का प्रमोशन हुआ है, 80% का प्रमोशन हुआ मतलब 20% का प्रमोशन नहीं हुआ, तो 20% की वैल्यू 518 है। तो अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 गुना। अगर आप इसका 5 गुना करोगे तो इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा। 5 का 5 गुना 25, 18 का 5 गुना 90, तो 2590 आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल एम्प्लॉयज हैं 2590 जिन्होंने अप्लाई किया, और यूनियन बैंक में 2900 है, तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 310। बट वो तभी आएगा जब यहाँ ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ होगा। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, जब तक वो खुद स्पेसिफाई नहीं करता कि आप वैल्यू पिछले क्वेश्चन से उठा सकते हो, तब तक नहीं उठानी होती है, ठीक है। उसको स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये बनाएंगे आप जल्दी से। दौड़ाओ दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ऐसे थोड़ी चलेगा, करना तो पड़ेगा सवाल। देखो यार, अप्रोच मायने रखते हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। एसबीआई में आप जानते हो कि कितने लोग प्रमोट हो गए हैं? 55% लोग प्रमोट हो गए हैं। तो जो लोग प्रमोट नहीं हुए होंगे वो कितने होंगे? 45% होंगे बाकी के। अगर आप इन दोनों की रेशियो निकालो, 5 से कैंसिल कर दिया, 11:9 की रेशियो आ गई। तो जो प्रमोट हो गए हैं वो 11 यूनिट है, जो प्रमोट नहीं हुए हैं वो 9 यूनिट है। तो बच्चों हमें तो इस 11 यूनिट की वैल्यू उसने दी है ना कि 1705 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आपने 11 से कैंसिल कर दिया इसको, 11 का 1 गुना 11, 11 का 5 गुना 65, 11 का 1 गुना 11, 66 आ गया, उसके बाद रिमाइंडर 60, तो 11 का 5 गुना 55, फिर से 5 बचेगा, 11 का 5 गुना 55। या अगर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 155, तो 9 यूनिट की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। या सिंपली 310 कम कर दो इसमें से, तब भी आ जाएगी आपकी वैल्यू, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 310 होगी। डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर लो, 15 का 9 गुना होता है 135, तो ये 1350 हो गया प्लस 45, 1350 प्लस 45, 1395 आपका आंसर आ गया 1395। रेशियो से घुमाओ सवालों को, आपका ये अप्रोच बेटर होगा। समझ गए? किस किसने ऐसे बनाया था और कितने बच्चे सीखे हैं कि अगली बार हम ऐसे बनाएंगे? मुझे दोनों पे नाज है, सीखने वालों पे भी और करने वालों पे भी, क्योंकि यहाँ पे हमसे कोई, यहाँ पे मैं मार्क्स थोड़ी दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ी क्लास में सही अप्रोच बनाओगे तो क्लास के बाद तुमको मैं ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगा। ज्वाइनिंग लेटर तो वही मिलेगा, और वहाँ पे तुम सब बराबर हो, जिसको पहले से आता था, जिसने पहले से मुझसे पढ़ा हुआ वो भी, और जो आज सीख के जा रहा है वो भी, क्योंकि तुम दोनों अगली बार इस तरीके से करोगे, तो वहाँ पे जज होगा ज्वाइनिंग लेटर किसको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सीखना जरूरी है, क्योंकि देर से आए जल्दी आए, पर आना जरूरी है, ठीक है। देखो अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। आज आपकी शाम को क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान से टाइम से आना क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक से पढ़ाया जाएगा शाम को आज 4:30 बजे। यार आप लोग सभी को पता है ना कि शाम को आपका अरिथमेटिक का बैच भी होता है एक? मुझे लग रहा है ऐसे सब बच्चों को नहीं पता इस बात का। मैं आपको ना लिंक दे देता हूँ, एनरोल कर लो उसमें जाके। जिस बच्चे को नहीं पता ना, ये लो लिंक, उस बैच में एनरोल कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। ये शाम वाला बैच है आपका, मैंने लिंक ही डाल दिया, जिसको नहीं पता वो एनरोल कर लेना। शाम को प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है आपका, मतलब शुरू होगा आज आपका। जरा इस सवाल को देखो बच्चों, इस सवाल को अगर आप देखोगे ना तो कैनरा बैंक की बात होगी, कैनरा बैंक का जिक्र हो रहा है। कैनरा बैंक में आप जानते हो 980 हैं टोटल जिन्होंने अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। अब इसमें से आप जानते हो कि 70% लोग तो ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, 70% लोग प्रमोट हो रहे हैं, 70% मतलब इसका 7/10। अब इतने लोगों का प्रमोशन हो रहा है, हमें पता है। अब इसमें से कुछ तो स्केल 3 पे जाएंगे, कुछ स्केल 2 पे जाएंगे। हमने बताना है स्केल 3 पे कितने जाएंगे। तो यार टोटल लोग कितने हैं? 3 + 4 7। अगर आप देखोगे ना 3 to 4 की रेशियो है ना, तो 3 + 4 7 है टोटल लोग, और जो स्केल 3 पे जाएंगे वो है 4। तो बेसिकली मुझे 4/7 करना है, तो इंटू 4/7 कर दो, जो कट रहा है काट दिया, बाकी सॉल्व कर दिया, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 98 का 4 टाइम्स आपका आंसर आ गया, जो कि होता है 392। अच्छा दिमाग में कर लेते हो ना 98 का 4 टाइम्स, कैसे करते हो? दिमाग में सोच लेते हो ना कि 100 का 4 गुना कर दो, उसमें से हम 4 2 8 कम कर देंगे, तो 409 60 आंसर आना चाहिए। इस तरीके से आपने सोचना है। लिंक पिन किया हुआ भाई, लिंक पिन किया हुआ है हिंदी में। यदि कैनरा बैंक के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की संख्या इतनी है तो स्केल 2 ये लो यार, इतनी गड़बड़,
चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं कहूंगा मैं, तुम्हारा आंसर अलग आएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का आंसर आएगा 98 into 3, क्योंकि तुमने ना स्केल 2 वालों का बताना है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं है, तुम्हारा आंसर अलग है, नजरिया बदलो, ठीक है। तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे 300 - 6 यानी कि 294 तुम्हारा आंसर आएगा। गलत नहीं है तुम्हारा सवाल, तुम्हारा आंसर अलग आया है। मैं दो तरह से आपके सवाल देता हूँ देखो क्लास के दौरान, नजरिया बदलो। चलो अगली डीआई पे मूव करें, रेडी हो सारे बच्चों डीआई के लिए? बच्चों आज भी हम डीआई करेंगे पहले, अभी नेक्स्ट डीआई करेंगे, उसके बाद हम वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर वेन डायग्राम बेस्ड डीआई करेंगे, ठीक है। अभी ये सारा हमारा काम है जो भी हमने करना है, ठीक है बच्चों। रेडी हो ना, बढ़िया एक्साइटेड हो ना, ये सब अभी हम करने वाले हैं, ये ठीक है, इस तरीके से चलने वाला सब। तो अभी अगली डीआई पे मूव करते हैं फटाफट से। अगली डीआई आपकी है, एक बार रीडिंग लो, एक मिसिंग डीआई है। चलिए देखिए, दोनों ग्राफ समझाता हूं मैं आपको। पहला ग्राफ आपको दिया हुआ है, पहले ग्राफ में पर्पल कलर से आपको दिखाया हुआ है होंडा और यहाँ पे दिखाया गया हुंडई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कलर है और आप देखो यहाँ पे ना हुंडई का डेटा मिसिंग है, हुंडई वाला ग्राफ नहीं है यहाँ पे, हुंडई वाला बार ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। इधर देखोगे तो मे में ना होंडा है ना हुंडई है, ये भी मिसिंग है। इधर अगर आप देखोगे इधर भी आपको ग्रे कलर एंड पिंक कलर थोड़ा सा दिया गया, इसको पीच कलर कहते हैं ना, मुझे थोड़ा सा पूछ रहा हूँ मैं, गर्ल्स बता सकती हैं ज्यादा अच्छे से, गर्ल्स बता सकते हैं, गर्ल्स को स्पेसिफाई करेंगी सर, पीच नहीं कहते होते, साथ में उसके एक और जोड़ेंगे सर, ब्लेमिशिंग पीच होता है ये सर, ऐसे वैसे। तो ये कौन सा वाला पीच होता है सर? बॉयज के लिए तो ये कैटेगरी पिंक की होती है सर, ये भी पिंक है और हमारा ये भी पिंक है ना, इसलिए मैं सोचा चलो पूछ लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। चलो देखो वापस आओ, तो ये आपका हुंडई में आपको दिखाया गया ग्रे कलर में, और हुंडई में क्या ये नीचे वाले आपको क्या दिया गया कि जितनी कार्स मैन्युफैक्चर की गई हैं, ऊपर आपको मैन्युफैक्चर्ड कार्स का डेटा, हमने बनाई कितनी कार्स है, होंडा ने कितनी कार्स बनाई, होंडा ने कितनी कार्स बनाई है, हुंडई ने कितनी कार्स बनाई है, और उसके बाद आगे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि उसमें से कितनी प्रतिशत बेच दी गई है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में, ठीक है। जिसमें से अगेन डेटा मिसिंग है, जून जुलाई का एक बार मिसिंग है, जून का एक बार मिसिंग है, ठीक है। तो ये आपके सामने मिसिंग तो है, चीजें तो मिसिंग है। शुरू करते हैं पहले सवाल से। कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ मुझसे शाम वाले बैच में? अब यहाँ पे देखो, होंडा ने कितने प्रतिशत कारें बेची हैं? 30%। हुंडई ने कितने प्रतिशत कारें बेची हैं? 40%। और ओवरऑल कितने परसेंट कार्स बेची गई हैं? 680 बेची गई हैं 2000 में से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 34% कारें ओवरऑल बेची गई हैं। अगर आप यहाँ पे एलिगेशन लगाते हो 34 में से 4, ये 40 में से 34 गया 6, 34 में से 30 गया 4, तो 3:2 की रेशियो आ गई। 2000 को अगर मैं 3:2 में ब्रेक करूँ तो मुझे मिलेगा 1200 और 800। हमसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चर्ड कार्स, दोनों का डिफरेंस है 400। अब बच्चे कहीं सर यहाँ एलिगेशन कैसे लग गया? मैं कह रहा हूँ एलिगेशन तो बच्चों आया ही उसी को जिसने जहां ना लग रहा हो वहां पे भी लगा दिया, जहां ना दिख रहा हो वहां पे भी जिसने लगा दिया वहीं पे एलिगेशन, उसी को कहेंगे कि एलिगेशन आता है, ठीक है। कितने बच्चों ने एलिगेशन लगाया था और कितने बच्चे सीख गए? अगली बार ऐसा कुछ होगा तो जरूर लगाएंगे सर। 600 आएगा, अरे 400 आएगा भाई, 1200 का डिफरेंस 400 होता है। अब बीच में से फिर भी भाई 3-4 ऐसे प्यारे बच्चे निकल के आते हैं और कहते हैं सर एलिगेशन के बिना बताओ सर। अरे भाई अब तुम प्लस पे आ चुके हो, तुम यूट्यूब पे नहीं हो, तुम भूल रहे हो एलिगेशन। यहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तुम एक बार भी अगर ढंग से एलिगेशन पढ़ लोगे तो तुम पढ़ाने लग जाओगे, इस लेवल पे ले जाऊंगा मैं। पहली बात तो यहाँ एलिगेशन से रेशियो किस चीज के एलिगेशन क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ बात हो रही है होंडा ने कितने प्रतिशत कारें बेची हैं, दूसरी तरफ बात हो रही है हुंडई ने कितने प्रतिशत कारें बेची हैं, और साथ ही हमें ओवरऑल कार निकालने के लिए ओवरऑल जो कारें बिकी हैं उनका परसेंटेज निकालने का डेटा भी दे दिया हमने, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एलिगेशन लगा पाए। दूसरी बात परसेंटेज ऑफ कार्स सोल्ड, इसके ऊपर एलिगेशन लगाया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल मैन्युफैक्चर्ड कार्स इनटू 100। ऐसा करोगे तभी आपको परसेंटेज ऑफ कार्स सोल्ड मिलेगा। तो आपने परसेंटेज ऑफ कार्स सोल्ड पे एलिगेशन लगाया तो आपको मैन्युफैक्चर्ड कार्स की रेशियो मिलनी थी, ठीक है। तो इसलिए आपने इन पे अगर एलिगेशन लगाया तो आपको जो रेशियो मिली वो मिली मैन्युफैक्चर्ड कार्स की। टोटल मैन्युफैक्चर्ड कार्स कितनी है? 2000 को 3:2 में ब्रेक किया, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 400। बताइए सिंपल सरल अंदाज से। और आप देखेंगे तो 30% का डेटा हमने यहाँ से उठाया, 30% कारें यहाँ भी की हैं, 40% कारें यहाँ भी की हैं। और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो ओवरऑल कार कितनी बिकी हैं ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 680 कारें बिकी हैं 2000 में से। तो 680 2000 का कितना परसेंटेज होता है? 34% होता है। सब्ट्रैक्ट किया 4 है, 6 है, सब्ट्रैक्ट किया 4 है, रेशियो 3:2। पढ़ा हुआ है ना भाई एलिगेशन? पढ़ा हुआ है ना क्लास में? अगला सवाल। मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीज सिखाई थी कि जब भी आपने परसेंटेज निकालनी हो तो सबसे पहला काम क्या करो? रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है मार्च की बात की जा रही है, होंडा की जो कारें बेची गई हैं मार्च में आपने देखा होंडा ने कितनी कारें बनाई हैं? 900। और मार्च में आपने देखा होंडा ने 20% कारें बेची हैं इसकी। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे बात हो रही है जून हुंडई की, तो जून में अगर आप हुंडई देखें तो 1300 कारें, और उसके बाद बेची गई हैं जो, तो जून हुंडई में आपने देखा तो कुल मिला के अगेन 20% कारें बेची गई हैं।
तो 20% से 20% कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो 9:13 की रेशो आ गई। हमसे पूछा जा रहा है कि 9 जो है वो 13 से कितने प्रतिशत कम है। हमने देखा 9 13 से 4 कम होता और 4 13 का कितना प्रतिशत होता है, ये हमने निकालना है। तो ये होता है बच्चों 400/13%। 400 को मैं लिख सकता हूँ 390 + 10/13। 390/13 होता है 30 और यह बच गया 10/13, तो 30/10% हमारा आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी प्रकार का? शाबाश, ठीक है। सर तीन नीचे क्यों आया? आपको कहना चाहिए 13 नीचे क्यों आया। काफी बच्चे अभी इस लेवल पे भी हैं जिनको ये भी डाउट होता है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो उनकी क्लैरिटी भी मैं कर देता हूँ। सवाल को पढ़ो ध्यान से। कह रहे कार जो होंडा ने बेची है वो कितना प्रतिशत कम है, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है। हमेशा देखो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, होंडा मार्च का कंपैरिजन किया जा रहा है, पर किससे? हुंडई जून से। हुंडई जून के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, बाय हुंडई इन जून, ठीक है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? देन, ये देन के बाद जो लिखा होता है उसी से कंपेयर किया जाता है। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है? तो कंपैरिजन किया जा रहा है हुंडई कार से, मतलब इस वैल्यू से कंपैरिजन की जा रही है, 13 से कंपैरिजन की जा रही है। तो जिससे कंपैरिजन की जाती है वही वैल्यू नीचे लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये 9 जो है ये 4 कम है, किससे? 13 से। 13 से 4 कम है, तो 4 13 का कितना परसेंटेज है ये देखना था। तो ये 400/13 आ गया। हमने देखा 400 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो 13 से कट जाता हो, तो मुझे दिखाई दिया 390, तो मैंने लिखा 400 को 390 + 10, 390 को 13 से डिवाइड किया, 30 आया, 10/13 और लिख दिया 30, 10/13 आपका आंसर आ गया। बनाओ। कैसा चल रहा है अभी आपका एमबीए की जॉब, पहले तो ये बताओ। सर अच्छी चल रही है काफी। तो अभी जैसे रितिका के बारे में तो बात होती रहती है सेशन में भी और प्लस क्लासेस में भी, तो रितिका खुद एक बार अपने आपको इंट्रोड्यूस करेगी, कब तैयारी शुरू की थी, बैंकिंग की तैयारी की क्या स्टोरी है, पर शॉर्ट में बताएं सभी स्टूडेंट्स। Okay, so sir, I started my preparation in July 2019. आवाज नहीं आ रही? And within approx 3 to 4 months, I cracked IBPS PO 2019. I reached it. ओहो सॉरी, ये पीछे दूसरी टैब में वीडियो प्ले होगी ऑटोमेटिकली, माफी चाहेंगे। अब ठीक है, दूसरी टैब में इंटरव्यू प्ले होगी आपका बोला। किस बच्चे ने आंसर निकाल दिया? बहुत बढ़िया। अभी तो देखो कि अब हमें क्या बताना है। कहते हैं जो हुंडई ने कार मैन्युफैक्चर की है ना, उसके बारे में बताओ। मई महीने में जो कार मैन्युफैक्चर हुई है इसकी वैल्यू बतानी है आपने, ठीक है। हुंडई की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। फिर डेटा क्या दे रहा है, कह रहा है हुंडई में जितनी कार बेची गई है ना उसकी वैल्यू निकाल लो आप। कैसे मिलेगी आपको? कह रहा है होंडा मार्च निकाल लो और जुलाई निकाल लो, ठीक है। आपने देखा होंडा मार्च अगर आप देखेंगे तो यहाँ 20% कार बिकी है, और अगर आप होंडा जुलाई देखेंगे तो यहाँ 15% कार बिकी है। अगर आप होंडा मार्च देखते हो तो 900 कार है टोटल यहाँ पे, तो ये 20% 900 का होगा। और अगर आप होंडा जुलाई देखते हो तो 15% किसका है? 480 का। क्या फटाफट से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम? 900 का 20% निकालना है आपने, 180 दिमाग में हो जाएगा। 15% निकालना है आपने तो 48 + 24 सीधा दिमाग में 72 आएगा। इसका 10% है 48, तो 5% होगा 24, 48 + 24 72 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो टोटल सम कितना आ गया बच्चों? टोटल सम आ गया आपके पास 20 दे दिया इसको, 200 + 52 यानी कि 252 आ गई वैल्यू, 252 आ गई वैल्यू, ठीक बात है। अब जरा वापस आओ, ये क्या है? ये हुंडई के द्वारा मई महीने में बेची गई कारें हैं। तो मई महीने में अगर आप देखते हो तो हुंडई ने तो कुल मिला के 40% कारें बेच दी। 40%, ये 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। तो 2/5 की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, क्योंकि उसने एक्चुअल में कारें तो इतनी बेची हैं। तो 2 से कैंसिल किया, 2 का 1 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और ये 6। 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया? 12 का 5 गुना 60, 6 का 5 गुना 30, तो 630 कारें यहाँ पे कुल मिला के हुंडई के द्वारा मैन्युफैक्चर हुई हैं। समझ गए? हिंदी फिर रॉन्ग। अरे यार आज क्या हो रहा है, हिंदी में इतनी त्रुटियां। मई में हुंडई द्वारा बेची गई कारों की संख्या ज्ञात करें। यदि मई में हुंडई द्वारा कारों की बेची गई संख्या होंडा द्वारा मार्च और जुलाई में एक साथ बेची गई, ठीक तो है यार। अच्छा, मई में हुंडई द्वारा बेची गई कारों की संख्या निकालनी है। ओके, तो तुम्हारा आंसर 252 आया। फिर आंसर गलत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, तुम्हारा आंसर अलग है। चलो वो तो निकाल लिया तुमने, 252 आंसर आ गया तुम्हारा। अब मुझे बता दो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ये बता दो कि मई में हुंडई द्वारा निर्मित कारें कितनी है, ये भी और बता दो। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे 252 तो आ गई आपकी बेची गई कारें। अब आप जानते हो कि उसने जितनी कारें बनाई हैं उसका 40% यानी कि 2/5 बेची हैं। तो 2/5 का यहाँ पे वैल्यू हो गया 252, 2 से काटोगे 1 यूनिट, 1/5 की वैल्यू आ गई 126, 5 से गुना करोगे वैल्यू आ गई 630। तो ये मई में हुंडई के द्वारा निर्मित कारें आ जाएंगी 630। तो 2 सवाल हो गए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के। कितने प्रिविलेज हो आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों के कंपैरिजन में। एक बार क्विक दोबारा बता देना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के बच्चे सुनेंगे। वो कह रहे कितनी कार हुंडई ने बनाई है मई में बताओ। अगर हुंडई ने जो बेची है कारें, हुंडई ने कितनी कारें बेची है? 40%। कहता है उस 40% की वैल्यू हम बता देते हैं। अगर हमें 40% की वैल्यू पता लगी बच्चों तो फिर अपने आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो कह रहे ये जो बेची की कारें हैं ना वो निकालनी है ना, तो ऐसे करो मार्च होंडा की निकाल लो और जुलाई की निकाल लो, सम कर दो। मार्च में देखा 900 कारें हैं, उसमें से 20% बिकी हैं, 900 का 20% हमने निकाला 180। फिर कहते जुलाई में देखो 480 है, जुलाई में देखा 480 का 20, 480 है जुलाई में, और जुलाई में देखा तो 480 का 15%, 480 का 15% निकाला 10% 48, 5% 24, 48 + 24 72 आ गई वैल्यू। तो ये आ गई वैल्यू 252। कहता यही है उस 40% की वैल्यू, इतनी कारें बेची गई हैं, ठीक है जी। 10 से काटा 4 से काटा 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 4 से इसको काटोगे 10% की वैल्यू आ गई 63, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 630। तो इतनी कारें निर्मित की गई हैं मई में हुंडई के द्वारा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हुए, जो बच्चे ब्रेक के लिए कह रहे थे इस डीआई के बाद ब्रेक मिलेगा, जब हो जाएगी डीआई तब देखेंगे, तब तक पढ़ाई करो।
तो आप सबने निकाल लिया होगा। अब अगर आप नोटिस करो क्या क्या दिया जा रहा है, क्या रेशियो बता दो जो कार बेची गई है। होंडा हुंडई अप्रैल में, होंडा हुंडई में देखोगे तो अप्रैल में अगर आप देखोगे तो होंडा ने बेची है 25% और हुंडई ने बेची है 20%। तो इसका 25% निकालोगे 600 का 150 आ जाएगा, 20% निकालोगे 800 का तो आपको 160 मिल जाएगा। तो 150 प्लस 160 इनको जोड़ोगे तो 310 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी। दूसरी तरफ आपने देखा आपको ये वैल्यू दी हुई है कि भाई मार्च हुंडई ले लो, वैल्यू मार्च हुंडई की वैल्यू ले लो कि वो है 640। ठीक है, ये आपको दे दिया। अब हम मार्च में मूव करते हैं। मार्च में अगर आप होंडा की वैल्यू देखोगे तो मार्च में होंडा ने 20% कारें बेची हैं, तो 900 का 20% कितना होता है 180। और अगर आप देखते हो मार्च में हुंडई ने कितनी कारें बेची है तो वो है 30%, 30%। तो 640 का 30% आपने निकालना है तो वो 64 का 3 गुना होगा, मतलब 192 होगा, 192 होगा हम कह सकते हैं। ठीक है, 64 का 3 गुना करना है आपने, 3 का 6 गुना 18 और ये 3 का 4 गुना 12, तो 192 हो जाएगा बच्चों। अब 180 में 180 जोड़ा तो 360 आया, 360 में 12 और जोड़ दिया तो 372 आ गई आपके पास वैल्यू, बिल्कुल आ गई। अब आपको बड़े बड़े नंबर्स होते हैं बच्चे, 5 से कैंसिल करने लगते हैं, 2 से कैंसिल करने लगते हैं, मैं कहता हूं नहीं रुक जाओ, आप बस देख लिया करो इनके बीच का डिफरेंस क्या है। आपने देखा इनके बीच में डिफरेंस है 62 और आपको पता है कि ये नंबर फिर क्या है 62 का 5 गुना है, तो ये ऑटोमेटिकली 62 का 6 गुना होगा। तो 5:6 की रेशियो आई कि नहीं आई बच्चों, बहुत आराम से समझे। जिसको हल्का फुल्का भी डाउट है एक बार दोबारा सुन लो मेरी बात को। हमने रेशियो बतानी है, किसकी रेशियो बतानी है, अप्रैल में होंडा हुंडई की बेची कारें और मार्च में होंडा हुंडई की बेची कारें, उन दोनों की रेशियो बतानी है। जिसमें से मार्च हुंडई की अपने पास डेटा मिसिंग था तो उसमें मार्च हुंडई का डेटा अपने को दे दिया 640। अब हमने देखा अप्रैल में ये वैल्यू है, अप्रैल में देखी तो ये वैल्यू कितनी है 25 और 20%, तो मैंने यहाँ लिख दी। मार्च में देखी ये वैल्यू कितनी है 20 और 30%, तो मैंने यहाँ लिख दी। 600 का 25% यानी कि 600 का 1/4 यानी कि 150, 800 का 20% यानी कि 800 का 1/4, 800 का 1/5 यानी कि 160 यानी कि 310 आई वैल्यू। 900 का 20%, 900 का 20% यानी कि 180। 640 का 30%, 640 का 10% होता है 64, 64 का 3 टाइम्स किया तो 192 मिला, तो ये बन गया 372। अब निकालनी थी इन दोनों की रेशियो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 2 से काटो, आप 3 से काटो, आप ऐसे चेक कर सकते हो, 2 से कट रहा है किससे कट रहा है चेक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये देख लिया जब भी ऐसे बड़े-बड़े नंबर्स आते हैं ना फटाफट से ये देख लेता हूं उनके बीच का डिफरेंस क्या है। मैंने देखा 62 और 62 से काटने की कोशिश करता हूं, तो 62 से काटने की कोशिश की तो ये 5 गुना कटा। अब ये 62 का 5 गुना, अगर ये बच्चों 62 का 5 गुना है, ये नंबर इससे 62 ज्यादा है तो ऑब्वियसली 62 का 6 गुना होगा फिर, तो 5-6 की रेशियो आ गई बच्चों, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज्यादा स्मूथ। एक बात है, कल ही मेरी मीटिंग हुई थी अकेडमी टीम से, किसी बात के कोई मतलब जनरल सी मीटिंग थी हमारी, तो कहते सर आपकी क्लास में जो बच्चे आते हैं ना उसका हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रेट रहता है। कहते हैं हम देखते हैं कि ना बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपसे भी ज्यादा बच्चे हैं यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, बैंक एग्जाम कैटेगरी में देख लो, क्वांट के एक आध टीचर हो रहे हैं, रीजनिंग के एक आध टीचर हो रहे हैं, इंग्लिश के एक आध टीचर हो रहे हैं, जिनके क्लासेस में आप देखोगे तो यूट्यूब पे मुझसे ज्यादा बच्चे होते हैं। और अगर आप अनअकैडमी पे देखोगे तो सबसे ज्यादा व्यूज जो देखोगे आप कि सबसे ज्यादा क्लासेस किसकी देखी गई हैं, सबसे ज्यादा बच्चे किनकी क्लास में आते हैं, तो वो देखते हैं कि सर आपकी क्लास में इतना ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन रेट कैसे रहता है। तो मैंने कहा कि देखो बात सेटिस्फेक्शन रेट की है, देखो मैं आता हूँ एक ऐसी फैमिली से जहाँ पे मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब मतलब ना कॉलेज जाते थे तो मैंने अपने फेल स्टोरी में बातें की हैं, मुझे पता है कि एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स से बात करके आप यहाँ पे 5,000 या 6,000 इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी पढ़ाई के लिए कर रहा है, तो मैं एक चीज का ध्यान रखता हूँ कि चाहे मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, अब आई डोंट थिंक कोई और टीचर होगा जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेता होगा, इवनिंग बैचेस बच्चे हैं वो जानते हैं कि मेरे को लगता है ना कि टॉपिक में मजा नहीं आया तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं उसकी स्पेशली। ठीक है, मुझे पता है कि आपने अपने हार्ड अर्न मनी पेरेंट्स की अपनी यहाँ पे डाली है तो मुझे उसका 150% वापस करना है अपनी क्लासेस के साथ, वो मैं करता हूँ, एक सिंपल सी चीज मैं रखता हूँ, तभी बच्चा यहाँ पे आएगा तो वो चाहे रिपीट भी देखेगा तो वो दोबारा देखता है, और जब रिपीट भी कराऊंगा तो वो दोबारा देखता है। और ये चीज मैं देख रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे आने के बाद कुछ टीचर हर टीचर तो नहीं, कुछ टीचर ऐसे भी कर रहे हैं कि वहां पे तो इतना अपना यूट्यूब पे इतनी चीज कुछ भी बोल रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं, पर यहाँ पे आके उनकी क्लासेस रीशेड्यूल हो जा रही है। यहाँ पे आते हैं तो क्लासेस ही मतलब उनकी कभी होती है कभी नहीं होती है, होती भी है तो वो कुछ भी कंटेंट पढ़ा के चले जाते हैं। बच्चों चीजों का मतलब जो समझ जाएगा ना, कुछ बच्चे नाम ले रहे हैं तो नाम लेने का नहीं है यहाँ पे, बट एक सिंपल सी बात है कि आप कदर करनी सीखो, कदर जिस दिन हो जाएगी उस दिन बातें बहुत सिंपल हो जाएंगी। ये अगला सवाल आपका जल्दी से बनाओ। देखिए हमसे पूछ रहा है मई में कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली हमने एवरेज का गेम खेलना है यहाँ पे। अब ये 852 इनका एवरेज है, ये नंबर 852 से कितना ज्यादा है 48 ज्यादा है, होंडा की बात हो रही है यहाँ पे। ये नंबर देखोगे तो 858 से क्या है 252 कम है। ठीक है जी, ये नंबर क्या है 852 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 258 ज्यादा है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे 228 ज्यादा है नंबर, क्योंकि आप 852 में अगर आप देखोगे तो 228 जोड़ते हो तो 1080 आ जाता है। और 852 से 480 कहां जा रहा है भाई, 480 अगर आप देखोगे तो यहाँ 52 + 20 72 कम है, 72, और इसी के साथ ही आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 20 और 72 का डिफरेंस है, 372 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो चीजों को, आप देखोगे नेट डेविएशन कितनी आ रही है, नेट डेविएशन कितनी आ रही है उस हिसाब से निकाल लो। बट ये नंबर थोड़े से एब्रप्टली अरेंज्ड है, ठीक है, अजीब तरीके से अरेंज्ड है, तो यहाँ पे आप ये चीज करोगे भी तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे बेटर आप एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे क्या चीज करनी होती है कि यहाँ पे ना ये सारे नंबर जीरोस में एंड हो रहे हैं तो इनको ऐड करना बड़ा आसान है। और दूसरी बात ये 5 महीनों का जिक्र है, तो 852 को भी आपको 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये भी 0 में एंड होगा, तो इसके अंदर से सब्ट्रैक्शन करना भी आसान होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए चलो कि कब आपने डेविएशन लगानी है कब डेविएशन नहीं लगानी है। ठीक है, तो क्या इसका सही तरीका होगा, आपने देखा 900 और 600 होता है 1500, और यहाँ पे आप देखोगे 1000 और 400 होता है 1400, 80 80 होता है 160, तो ये हो गया 1560 और 1500, तो 1560 और 1500 हो गया 3060।
ठीक है। उसके बाद देखोगे अगर 852 एवरेज है बच्चों, तो 852 का अगर आप 5 गुना करते हो तो कितना मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको पता है कि किसी नंबर का 5 गुना कैसे किया जाता है। 5 गुना करना सिखाया था मैंने स्पीड मैथ्स की क्लास में आपको कि आधा करके पीछे 0 लगा दो। इसका आधा करोगे 800 का आधा होता है 400, 52 का आधा होता है 26, पीछे लगा दो 0, 4260। तो कितना इजीली देखो इनके बीच का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। 60 से 60 कट गया, 4200 में से 3000 गया, 1200 आपका आंसर आ गया। तो मई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1200। बहुत ही सिंपल अंदाज में। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच लगाओगे, जगह देख के अप्रोच लगाओ। ठीक है, जगह देख के आपने अप्रोच डिसाइड करना है। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, जिस बच्चे को भी डाउट है उसको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। एवरेज का मतलब क्या जब समझते हो आप। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ एन, यही होता है एवरेज का मतलब। टोटल सम डिवाइडेड बाय एन, यही होता है ना। अब आपको यहां पे दे दिया कि एवरेज है 852, एवरेज है 852, तो वो क्या आएगा, टोटल सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इन पांचों का एवरेज है ना बच्चों। पर्पल वाले ग्राफ का एवरेज है ये। इसका जो यहां पे आना चाहिए वो और ये इन सब का एवरेज है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ आपको, YouTube पे भी सिखाया हुआ, यहां पे भी सिखाया हुआ। 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 426 आया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4260, तो टोटल सम आ गया आपका 4260। अब बच्चों ये जो टोटल सम है ये इसका भी है, इसका और इसका, इन सबका है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना इस 4260 में से मैं 900 प्लस 600 प्लस 1080 प्लस 480 इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 900 600 1500, 1080 प्लस 480 1560, 1560 प्लस 1500 मतलब 3060। वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू आ गई 1200। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 1200। तो यही हमसे पूछिए कि मे की वैल्यू क्या होगी। अब तो क्लियर है यार, बहुत ही शानदार। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रेक आप सबके लिए। ब्रेक के बाद हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वेन डायग्राम का, और फिर एक वेन डायग्राम बेस्ड केस स्टडी करेंगे। ठीक है, पानी वानी पीना चाहो तो पी सकते हो, वॉशरूम जाना चाहो तो जा सकते हो, बट जो भी करना है 1 से 1.5 मिनट के अंदर करके वापस आओ। चलिए रिज्यूम करते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम यूजुअली आपके प्री में देखे नहीं जाते हैं। ठीक है, मेंस में देखे जाते हैं, और इसके ज्यादा से ज्यादा ये दो टाइप देखे जा सकते हैं। आपको कई जगह पे किसी मेंस लेवल लाइक मॉक टेस्ट में कोई मॉक टेस्ट प्रोवाइडर थोड़ा ज्यादा उसको अजीब सा दिखाने के लिए, डिफिकल्ट सा दिखाने के लिए 4 वाला वेन डायग्राम डाल सकता है, बट वो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आपके पेपर में नहीं आता है, और ना ही आपके सिलेबस में है, ना ही कभी ऐसा आया, क्योंकि हम भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि वो किस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। ठीक है, ये उनकी एक्सट्रीम नहीं है, अभी तो वो इसकी एक्सट्रीम पे भी नहीं गए हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो इन दो की अंडरस्टैंडिंग पहले आज हम करेंगे, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से। बच्चों सबसे पहले आप इस रीजन को समझो कि यहाँ एक रीजन है, मान लो एक कंडीशन में मैं आपको डालता हूँ। ये जो सर्कल होता है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि मान लो हमने सारे के सारे बच्चों को खड़ा कर दिया, मान लो कोई सर्वे किया, उनसे पूछा भाई ये चीज कौन कौन पसंद करता है, हाथ खड़ा करो। तो वो जो सर्कल में जो बच्चों ने बोला ना, तो वो उस सर्कल को, उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए एक सर्कल बना दिया, भाई ये जो सर्कल है ये 30 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। अब इसको समझने के लिए हम जाते हैं क्लास में। हम स्कूल में गए, वहां पे हम गए क्लास 9th में। क्लास 9th में गए, हमने पूछा भाई यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है। बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। हमने देखा भाई ये जो बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, ये कुल मिला के फ्रेंच फ्राइज खाने वाले बच्चे जो हैं ये 75 बच्चे हैं कुल मिला के। ठीक है, अच्छी बात है। फिर हमने दोबारा पूछा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्प्रिंग रोल्स खाना पसंद है। तभी बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, स्प्रिंग रोल्स खाना पसंद है। उन्होंने उसकी काउंटिंग की तो ये कुल मिला के 65 बच्चे निकले। फिर वो गए, जो क्लास में उनकी इंचार्ज बैठी थी उनके पास, कि सर मैम आप ऐसे एक तो बात तो बताओ कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है। तो उन्होंने बोला हमारी क्लास में तो इस समय 320 बच्चे बैठे हैं। तो उसने देखा यार कि 75 बच्चे फ्रेंच फ्राइज में हाथ खड़ा कर रहे हैं, 65 बच्चे स्प्रिंग रोल्स में हाथ खड़ा कर रहे हैं, इनको जोड़ा तो 140 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों में हाथ खड़ा किया, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों में हाथ खड़ा किया। बहुत बढ़िया।
और ऐसे बच्चे कितने होंगे? ऑब्वियसली 75 प्लस 65 आपने किया तो 140 आया, पर बच्चे 140 थोड़ी ना 120 है, तो कितने एक्स्ट्रा बच्चे हैं? 20। मतलब 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोनों में हाथ खड़ा किया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए? आइडियल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होनी चाहिए? फिर इसकी आइडियल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कुछ ऐसी। अब ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी स्प्रिंग रोल्स खाने वाले जो बच्चे हैं वो 65 है, तो अब ठीक है, क्योंकि जो रेड सर्कल है वो डिनोट कर रहा है 65 को, जो ये ब्लू सर्कल है वो डिनोट कर रहा है 75 को, बट ये कॉमन पार्ट भी तो आ गया ना बीच में, और ये कॉमन पार्ट कितना है? 20 का। 20 बच्चे ऐसे जिन्होंने दोनों में हाथ खड़ा किया। तो इसका मतलब अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जिन्होंने हाथ खड़ा किया सिर्फ फ्रेंच फ्राइज में, वो कौन से होंगे? जिन्होंने हाथ खड़ा किया सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज में, ऐसे कितने बच्चे होंगे? अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या करूंगा? इन 75 में से इस 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 75 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 55। तो ये मतलब 55 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेंच फ्राइज में हाथ खड़ा किया सिर्फ और सिर्फ, तो मैं इनको लिखूंगा ओनली फ्रेंच फ्राइज वाले। ठीक है, फिर मैंने देखा कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ स्प्रिंग रोल्स में हाथ खड़ा किया, तो इन सब में से 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्प्रिंग रोल्स में भी और फ्रेंच फ्राइज दोनों में हाथ खड़ा किया, तो 65 में से 20 घटा दिया, बच गए 45 बच्चे, बच गए 45 बच्चे। तो ये जो 45 बच्चे हैं इन्होंने सिर्फ स्प्रिंग रोल्स में हाथ खड़ा किया था, तो ये ओनली स्प्रिंग रोल्स वाले बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग रीजन का मतलब समझो। इस रीजन का मतलब होता है फ्रेंच फ्राइज को पसंद करने वाले बच्चे, और इस रीजन का मतलब होता है ओनली फ्रेंच फ्राइज को पसंद करने वाले बच्चे। इस रीजन का मतलब होता है स्प्रिंग रोल्स को पसंद करने वाले बच्चे, और इस रीजन का मतलब होता है सिर्फ स्प्रिंग रोल को पसंद करने वाले बच्चे, और इस रीजन का मतलब होता है स्प्रिंग रोल्स और फ्रेंच फ्राइज दोनों को पसंद करने वाले बच्चे। क्या इतनी बात मेरे हर स्टूडेंट को क्लियर है? उसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड टाइप की तरफ। ध्यान से समझना हर एक बच्चे ने, पूरे फोकस के साथ, फोकस को नहीं डगमगाने देना। अभी तक हम जिक्र कर रहे थे फ्रेंच फ्राइज का, स्प्रिंग रोल्स का, अब एक कैटेगरी और आ गई जिनको पिज्जा खाना पसंद है। ठीक है, तो उनकी भी बात करी जाए, पर ऑब्वियसली काफी मिलता जुलता होगा सिचुएशन। अब एक बात बताओ, ये सारे बच्चे कौन से होंगे? अगर मैं बात करूं इन सारे बच्चों की, तो ये वो सारे बच्चे हैं जिनको फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है। बहुत ही सिंपल है, ये तो हमें पता है, ये वो सारे बच्चे हैं जिनको फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है। इसमें वो सारे बच्चे आएंगे जिनको पिज्जा खाना पसंद है, इसमें वो सारे बच्चे आएंगे जिनको स्प्रिंग रोल्स खाना पसंद है। सिंपल सी बात। अगर मैं पूछूं ये वाली सिचुएशन, इसमें कौन से बच्चे आएंगे? अगर आप इसमें देखो, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसमें वो सब बच्चे आएंगे जिसमें ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्रेंच फ्राइज में हाथ खड़ा करेंगे। ऐसे बच्चे आएंगे जो ओनली फ्रेंच फ्राइज में हाथ खड़ा करेंगे। ये बच्चे कौन से होंगे? ओनली फ्रेंच फ्राइज वाले बच्चे होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी, तो इसमें सिर्फ वो वाले बच्चे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग रोल खाना पसंद करेंगे। ठीक है, इसमें वो वाले बच्चे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग रोल खाना पसंद करेंगे। कोई ओवरलैपिंग नहीं पिज्जा फ्रेंच फ्राइज की, जिन्होंने सिर्फ स्प्रिंग रोल्स में हाथ खड़ा किया होगा, सिर्फ वो वाले बच्चे आएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें कौन से बच्चे आएंगे? इसमें सिर्फ वो वाले बच्चे आएंगे जो ओनली पिज्जा पसंद करते हैं और जिन्होंने सिर्फ पिज्जा में हाथ खड़ा किया होगा। ठीक है, ये ओनली पिज्जा वाले केस है। ठीक है, तो इन तीनों को, जो ये तीनों मैंने आपको बताए, ये वाले ओनली पिज्जा वाले हैं, ये वाले ओनली स्प्रिंग रोल्स वाले हैं, और ये वाले ओनली फ्रेंच फ्राइज वाले। मैं बाहर वालों की बात करूं। अब हम अंदर मूव करते हैं, अंदर मूव करते हैं। अगर आपको कोई बोले कि ऐसा रीजन जिसमें पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज, ऐसे बच्चे आए जिन्हें पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज पसंद है, मेरे ध्यान से बात सुनना, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए थोड़ा फोकस का स्तर बढ़ा दिया जाए। अगर कोई आपसे पूछे ऐसे बच्चे जिनको पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला रीजन आप बोलोगे उसको। ठीक है, ये वो वाला रीजन है जिसमें वो बच्चे आएंगे जिनको पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज पसंद है। और अगर मैं बात करूं ऐसा रीजन, ये वाला रीजन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं शेयर करके बताऊंगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूं इस वाले रीजन की, ठीक है, तो इस वाले रीजन का क्या मतलब होता है? इस वाले रीजन का मतलब होता है ऐसे बच्चे, दो तरह से इस रीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनको पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज खाना तो पसंद है, सॉरी, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज खाना तो पसंद है, बट स्प्रिंग रोल खाना नहीं पसंद है, क्योंकि ये स्प्रिंग रोल के सर्कल से दूर है बिल्कुल। ये वो वाले बच्चे हैं जो पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज के सर्कल में है, बट ये स्प्रिंग रोल के सर्कल में नहीं है। तो स्टूडेंट्स हु लाइक्स पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज बट नॉट स्प्रिंग रोल्स। और एक तरीका तो ये हुआ इसको रिप्रेजेंट करने का जो मैंने ऊपर लिखा, एक तरीका और भी इसको रिप्रेजेंट करने का, ओनली पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज वाले बच्चे। तो ये तरीका है इस रीजन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये रीजन कौन सा है? ये वो वाला रीजन है जो पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज को पसंद करते हैं बच्चे, बट स्प्रिंग रोल पसंद नहीं करते। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनको पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज पसंद है बट स्प्रिंग रोल्स नहीं पसंद। या फिर हम कह सकते हैं ये वो रीजन है जिसमें ओनली पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज वाले बच्चे, ओनली पिज्जा। तो फर्क देखो, वैसे अगर मैं बोलूं कि वो रीजन जिसमें पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज आएगा, अगर मैं बोलूं पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज, तो ये पूरा रीजन आएगा। अगर मैं बोलूं ओनली पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज, तो उसमें ये वाला रीजन आएगा। चलो मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया तुमको, बाकी मैं टेस्ट लेता हूं तुम्हारा कितना अच्छे से तुमको आ गया। ठीक है, टेस्ट लेने का एक अलग ही अंदाज होगा, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपका टेस्ट में लूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन है पिज्जा का, ये वाला सेक्शन है फ्रेंच फ्राइज का, ये वाला सेक्शन है स्प्रिंग रोल का। इसको, इस वाले पार्ट को मैं ए लिखूंगा, इस वाले पार्ट को मैं बी, इस वाले पार्ट को सी, इस वाले पार्ट को डी, इस वाले पार्ट को ई, एफ और इस वाले पार्ट को जी। ठीक है, ये ए का मतलब ना ये वाला रीजन है, ठीक है, ई का मतलब ये वाला रीजन है, जी का मतलब ये वाला रीजन है, डी का मतलब सिर्फ इतना रीजन है, सी का मतलब सिर्फ इतना रीजन है, बी का मतलब इतना, एफ का मतलब इतना। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं दो चीजें, पहले तो पहली चीज आप मुझे ये बताओ, सबने बताना है, एक मैं करके बता देता हूं पहले। मान लो आपको मैं बोलूं स्टूडेंट्स हु लाइक्स स्प्रिंग रोल्स एंड फ्रेंच फ्राइज बट नॉट पिज्जा। तो स्टूडेंट्स जिनको फ्रेंच फ्राइज पसंद है और स्प्रिंग रोल्स पसंद है पर पिज्जा नहीं पसंद, तो वो कौन से बच्चे होंगे? वो ये वाले बच्चे होंगे। तो स्प्रिंग रोल्स एंड फ्रेंच फ्राइज तो पसंद है पर पिज्जा नहीं पसंद, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको एफ लिखूंगा।
बट अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स जिनको पसंद है पिज्जा एंड स्प्रिंग रोल बोथ, अगर मैं बोलूं ऐसा, तो पिज्जा और स्प्रिंग रोल पसंद करने वाले, बोथ को पसंद करने वाले बच्चे ये सारे हैं, क्योंकि मैंने हटाया नहीं है कुछ भी। पिज्जा एंड स्प्रिंग रोल को पसंद करने वाले टोटल बच्चे कौन से हैं? B+C। ठीक है, B+C। तो अब आपका सवाल मैं बारी बारी से पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, ओनली फ्रेंच फ्राइज वाला कौन सा रीजन है? बहुत बढ़िया, ओनली फ्रेंच फ्राइज का ये रीजन होगा पूरा, जी वाला। आप मुझे बताओगे अब ओनली स्प्रिंग रोल्स एंड फ्रेंच फ्राइज, ओनली स्प्रिंग रोल एंड फ्रेंच फ्राइज, सोच समझ के आंसर देना। तो ये जो लिखा हुआ वो भी तो यही है, इसका मतलब भी तो वही हुआ, ओनली स्प्रिंग रोल्स एंड फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि इसमें स्प्रिंग रोल्स एंड फ्रेंच फ्राइज है बट पिज्जा नहीं है, तो ये ओनली स्प्रिंग रोल एंड फ्रेंच फ्राइज है, ये भी ओनली स्प्रिंग रोल्स एंड फ्रेंच फ्राइज है, तो ये F हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स हु लाइक्स ऑल थ्री, स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल थ्री। बहुत ही बढ़िया। देखो यार, ऐसा पार्ट जो सारे सर्कल्स में है वो ये वाला पार्ट है बस, जो सारे सर्कल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सारे सर्कल्स में प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला पार्ट है, तो ये ऑल थ्री हो गया। और इस ऑल थ्री में आप सारे आते हो, इस ऑल थ्री में आप सारे आते हो, ये ऑल। ठीक है, उसके बाद मतलब अगर मैं आपसे पूछूं अगर, तो बताओ ओनली पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज। बहुत ही बढ़िया। ओनली पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज का क्या मतलब है? जो इसमें और इसमें आए बट स्प्रिंग रोल में ना आए। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन, ये डी ही तो एक ऐसा रीजन है जो पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज में तो आ रहा है बट स्प्रिंग रोल में नहीं आ रहा, तो डी हो गया ये रीजन। ठीक है जी, थोड़ी जगह बना लेते हैं। आप बताओ जरा यहाँ पे, अगर मैं पूछूं बोथ फ्रेंच फ्राइज एंड स्प्रिंग रोल, तो फ्रेंच फ्राइज और स्प्रिंग रोल्स को पसंद करने वाले, कोई ओनली नहीं लिखा मैंने, कोई बट नॉट नहीं लिखा मैंने, तो ये हो गया सी और एफ। सी और एफ ऐसा रीजन है, तो C+F हो गया। अगर मैं पूछूं ओनली स्प्रिंग रोल्स, तो कौन सा रीजन हो जाएगा? ओनली स्प्रिंग रोल, तो E हो जाएगा। मतलब कहने की बात है, अब आप लोग तैयार हो DI सॉल्व करने के लिए, तो ये आपकी DI शुरू हो जाओ, बड़ा सिंपल सी DI है यार, बनाओ। हो गया? करो करो करो। सत्यवान इस कोर्स में चलते रहो, सत्यवान यादव इस कोर्स में चलते रहो, और इवनिंग वाला कोर्स जो आपको लिंक ऊपर पिन किया हुआ मैंने, उस कोर्स में शुरू से करो। नहीं बन रहा सर, चलो सुनो ध्यान से। आपको पता है कि 3 तरह के फ्लेवर्स की इसमें बात हो रही है। कह रहा है 2440 बच्चे हैं जो एक स्कूल में हैं और हर एक को कम से कम एक फ्लेवर तो पसंद ही है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड हेजलनट, ये 3 फ्लेवर्स हैं। ठीक है, अब उनसे पूछा गया कि शेक पीना है, कौन सा वाला शेक पियोगे? तो किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है, किसी को हेजलनट पसंद है। ठीक है, तो ये 2 हैं आपके सामने। ओके सबसे पहले उसने बोला कि 5% ऐसे बच्चे हैं जिनको तीनों फ्लेवर्स पसंद है, जो कि जैसे कि आप सारे बच्चे। तो ये 2440 का 10% तो होता है 244, और 122 जो होगा वो होगा इनका 5%, तो 122 बच्चे तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली हेजलनट फ्लेवर इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मोर देन 2 फ्लेवर्स। मोर देन 2 फ्लेवर्स का मतलब क्या होता है? एक ही पॉसिबिलिटी है, 3 फ्लेवर्स वाले, 3 फ्लेवर्स वाले एक ही पॉसिबिलिटी है। मोर देन 2 का क्या मतलब होता है? हु लाइक मोर देन 2 फ्लेवर्स मतलब तीनों फ्लेवर्स पसंद है जिनको, तीनों फ्लेवर्स जिनको पसंद है वो 122 है, तो 122 से 20 ज्यादा, यानी कि 142। 142 कौन से हैं? ओनली हेजलनट वाले, ओनली हेजलनट वाले हैं 142। ठीक है, तो आपने इसमें जो है 20 जोड़ दिया, 142 आ गई वैल्यू। फिर कह रहा है कि 250 people like both strawberry and hazelnut flavor but not chocolate flavor। तो strawberry and hazelnut, strawberry and hazelnut but not chocolate, but not chocolate मतलब ये वाले रीजन की बात हो रही है। तो ये कितने हैं? ये 250 हैं। तो एक यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद कहना है उनका कि 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट फ्लेवर। 3/5 स्टूडेंट्स जो है ना, 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट फ्लेवर। उन्होंने क्या ओनली चॉकलेट फ्लेवर बोला? नहीं, उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर बोला। तो ये पूरा सर्कल है जो ये डिनोट करेगा। ओनली चॉकलेट बोलता तो वो इतना पार्ट आता बस, इन्होंने बोला दे लाइक चॉकलेट फ्लेवर, मतलब ये पूरा सर्कल। 3/5 आप इसका निकाल लोगे, इसका 60% होगा 3/5, तो 244 का आप 60% करना है तो 244 का 6 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो 240 का 6 गुना होता है 1440, और 4 का 6 गुना 24, तो 1464 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, तो ये 1464 है टोटल। ठीक बात है। और उसके बाद क्या है, 1118 स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद नहीं करते, मतलब इस सर्कल से बाहर, इस सर्कल से बाहर जितने भी लोग हैं वो हैं 1118 लोग हैं। ये बात हम जानते हैं, इतने लोग हैं जिनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद नहीं है। ठीक है, समझ गए समझ बात ये वाली बहुत अच्छे से। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपलीफाई करना है, चीजों को निकालना है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये सब चीजें हमने कैलकुलेट करनी है इंडिविजुअली। अब टोटल बच्चे हम जानते हैं कितने हैं, अब अलग अलग सिचुएशंस को लिंक कैसे कैसे करना है देखो। अब मान लो ये आपको पता है कि ये वाली वैल्यू A है, ये वाली वैल्यू मान लो B है, ये वाली वैल्यू C है और ये वाली वैल्यू D है। ये ABCD, इन ABCD की वैल्यू अपने को चाहिए अच्छे से, हम ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने परफेक्टली पूरा बना लिया पहले तो ये बताओ, या इतना ही बनाया था? इतना ही बनाया था, पूरा नहीं बनाया? अभी तो आप कह रहे थे इतने सारे बच्चे कहते डन 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 लिख रहे थे, वो कहाँ है? चलो चलो सुनो 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 मेरी बात, सुनो मेरी बात। अब हमें पता है कि 1118 बच्चे ऐसे हैं जिनको
यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं पसंद। मतलब ये जो सर्कल है ना, इसके बाहर वाले जो है, ठीक है, इसके बाहर वाले अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा b प्लस ए प्लस 142। तो इससे आपको b प्लस ए, देखो इसके अलावा देखोगे ना इस सर्कल के बाहर क्या है, तो 142 है, a है और b है, तो 142 प्लस ए प्लस b, इसकी वैल्यू है 1118, ठीक है, ये वैल्यू है। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको a प्लस b की वैल्यू पता लग जाएगी कि a प्लस b की वैल्यू क्या है, सिर्फ a प्लस b इस कैटेगरी की वैल्यू पता लग जाएगी आपको कितनी है, ठीक है, परफेक्ट। अब a प्लस b की वैल्यू आपको यहाँ से पता चली, तो c की वैल्यू पता लग जानी चाहिए, क्योंकि अपने पास 1464 है वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1100 में से 100 घटाया आपने, 1100 में से 100 घटाया तो आपको मिल गया 1000, और 18 में से 42 घटाया आपने तो नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी, 24, ठीक है। तो 24 कम कर दिया, 960 आ गई a प्लस b की वैल्यू। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक कि a प्लस b की वैल्यू 960 नहीं 976 आ जाएगी। a प्लस b की वैल्यू पता लग गई तुमको। अगर तुमको a प्लस b की वैल्यू पता लग गई, तुम्हें ये पता है कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1464 है, इस पूरे की वैल्यू 1464 है, तुम्हें पता है। और ये पूरा कितना है, b a प्लस b प्लस c प्लस 122, a प्लस b प्लस c प्लस 122 की वैल्यू है 1464, जिसमें से a प्लस b की वैल्यू है 976 प्लस c प्लस 122 प्लस 1464, ये आ गई वैल्यू। अगर आपने इसमें इसको जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया, c प्लस 1098 इज इक्वल टू 1464। तो अगर आप देखो 1100 से तो 464 दूर है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 362। क्या c की वैल्यू हमने सबने निकाली थी, नहीं निकाली थी तो समझ में आ गई। अरे क्या कर रहा हूं मैं, 366, तो c की वैल्यू 366 निकाली, तो यहां लिख दूं मैं 366 वैल्यू है, 366 वैल्यू लिख दूं यहां पे मैं, ये वैल्यू 366 है, 366 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1118 को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है तो 244 में से अगर मैं 1118 हटा दूं तो बाकी सबको स्ट्रॉबेरी पसंद होगी, बताओ। अगर मैं यहां पर 2440 लोग हैं टोटल, उसमें से 1118 को स्ट्रॉबेरी बिल्कुल नहीं पसंद, तो अगर 2440 में से 1118 हटा दूं तो 1322 लोगों को स्ट्रॉबेरी पसंद होगी। जरा इन तीनों को जोड़ना, 122 घटाया मैंने इसमें से, 122 घटाया मैंने इसमें से 1200 रह गया, 1200 में से 250 घटाया 950 रह गया, 950 में से 366 मैंने घटा दिया, तो मुझे यहाँ पे इनका डिफरेंस मिल जाएगा, डी की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी आ गई, ठीक है, 584 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू 584 आ गई, यहाँ लिख दूं डी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके। अब बारी आती है ए और बी की वैल्यू निकालने की, तो क्या हम निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू इसके अंदर, इस सवाल के अंदर। क्या हो रहा है सर, ये मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। मैंने डीआई चेक की, बिना ही पढ़ा दी, ये डीआई मेंस लेवल की थी, ठीक है, तो ये आपके प्री में नहीं आएगी, डीआई निश्चिंत रहो, तो ज्यादा हाइपर में तो ये मतलब नहीं क्या हो रहा है, हमको तो इतना आसान भी समझ नहीं आ रहा, तो लेवल थोड़ा ज्यादा है, बट हाँ चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लग रही है, जो कई बच्चे थोड़ा बहुत सॉल्व कर चुके थे तो उनको आसान लग रही है, ये मेंस लेवल है, ठीक है। अब बारी आती है ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। अपने पास a प्लस बी की वैल्यू तो आई चुकी है इसके अंदर ऑलरेडी, अपने पास a प्लस बी की वैल्यू तो है कि वो 976 है, इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू 976 है। अब अगर आप देखो तो इसका समय अपने पास अपने ये वैल्यू निकाल ली, 2440 टोटल बचे हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हमने ये 1322 का यहाँ इस्तेमाल कर लिया, और उनके डिफरेंस का इस्तेमाल यहाँ कर लिया, तो ऊपर वाली वैल्यू न लोग यूज नहीं कर सकते हैं, इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते हैं, 250 को यूज ऑलरेडी कर चुके हैं हम, 350 को कर चुके हैं नहीं, ए और बी की वैल्यू नहीं आ सकती, a प्लस बी छोड़ना पड़ेगा हमको ऐसे, ठीक है, a प्लस बी को ऐसे छोड़ना पड़ेगा, हमने सारी वैल्यूज यूज कर ली हैं, वो क्वेश्चन में आएगी ना, वो क्वेश्चन में आएगी, क्वेश्चन से आएगी वो वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, मुझे ठीक पता है। अभी 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 क्या कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होता, मिसिंग मिसिंग कहते हैं इसको, मिसिंग केसलेट बोलते होते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आ रही है, कैसे आ रही है भाई मुझे बता दो, कैसे आ रही है मुझे बता दो। a प्लस बी ही तो आएगा फिर उससे, a प्लस बी ही तो आएगा उससे भी, फिर a प्लस बी की वैल्यू तो है हमारे पास, इंडिविजुअली नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्योंकि अपने पास ना हेजलनट की टोटल वैल्यू नहीं है, कि हेजलनट की टोटल वैल्यू कितनी होगी। अगर हेजलनट की टोटल वैल्यू होती है अपने पास तो हम उसका इस्तेमाल करके ना यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे ना तो यहीं कहीं कुछ वैल्यू दी होगी, जैसे कि 148 मोर देन, ओनली चॉकलेट शेक वाले जो है ना 148 मोर देन ओनली स्ट्रॉबेरी वालों से, इफ देखो फिर ये यहाँ पे पूछ रहा है, कंडीशन देके पूछ रहा है, तो इसी वजह से पूछ रहा है वो कंडीशन देके, ताकि आप ये देखो चॉकलेट वालों की वैल्यू दे रखो, बी की वैल्यू जो है ओनली चॉकलेट वालों की वैल्यू 142 ज्यादा है ओनली स्ट्रॉबेरी वालों से, तो ये ओनली स्ट्रॉबेरी वाली ये है, तो इनसे वैल्यू बढ़ा के यहाँ लिखोगे, फिर आपको ए की वैल्यू पता लगेगी, फिर आप हेजलनट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ सकती है और कुछ नहीं। जिन बच्चों को इस सवाल के अंदर डाउट है, एक बार आप इसको दोबारा देखना, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप हमने ये देखा, 5% हमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया 122, ये 250 वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी हमने डायरेक्टली लिख दी। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू थी कि 20 ज्यादा है इससे, तो इससे 20 ज्यादा करके यहाँ लिख दिया, बाकी सब उठा के हमने अज्यूम कर दिया ए बी सी डी, ठीक है। फिर हमको पता है कि 3/5 लोग ऐसे हैं जिनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो 3/5 हमने निकाला इसका, तो ये 1464 आया, ठीक बात है। तो 1464 आया, हमने इसको एक बार अलग लिख दिया। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आई थी आपकी ये 152 और ये सारी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1118 लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स पसंद नहीं है, तो 2440 में से 1118 हटाया, बाकी कितना बच गया 1322। तो 1118 देखो स्ट्रॉबेरी जिनको पसंद नहीं है वो इस सर्कल के बाहर होंगे, पक्की बात है, और इस सर्कल के बाहर तीन नंबर थे 142 प्लस a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ से ये 142 प्लस a प्लस b को हमने 1118 के बराबर रख दिया, a प्लस b की वैल्यू आ गई ये, a प्लस b की जैसे ही वैल्यू आई हमने उठा के इन तीनों के इन सबके सम को हमने 1464 से इक्वेट कर दिया। जैसे किया a प्लस b की वैल्यू थी अपने पास, c की वैल्यू आ गई, जैसे c की वैल्यू अपने पास आई हम इस सर्कल में आ गए, क्योंकि इस सर्कल की वैल्यू 1322 है अपने पास, 2440 में से 1118 घटा के हमको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को पसंद करने वाले लोग मिल गए, तो हमने इस सर्कल पे आ गए, फिर हम इससे हमने 584 की वैल्यू निकाली, 1322 में से ये तीन वैल्यूज हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। और इसमें और कुछ कैलकुलेट नहीं हो सकता, बाकी में देखिए एक बार फिर भी आप रिकॉर्डेड वीडियो से दोबारा देखिएगा। अच्छा आज के सेशन में लगा कि सीखा है, कुछ बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पे लगा बहुत ही बढ़िया सेशन था। हमारे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को देखा जाए तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो बहुत तगड़ा अभी हमारा कोर्स चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये कोर्स जो होगा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनेगा स्टूडेंट्स के लिए इन फ्यूचर, तो इसी